अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कोरोना के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये वबाई बीमारी फैलती जा रही है, तो थोड़ा बहुत उर्दू में वजाहत करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस क्या है? वायरस एक सबसे छोटी जरासीम है जो आरएनए के ऊपर जो है तेल की तरह एक परत लाइपोप्रोटीन से लिपटी हुई है। इसीलिए जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं ताकि ये तेल की चीज़ें लिपटी हुई वायरस चली जाए। तो ये कोरोना वायरस इंसानी ज़िंदगी में कई ज़मानों से है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ मामूली सा ज़ुकाम करके चले जाते हैं, मगर ये जो जानवरों का कोरोना वायरस है, ये कभी कभार ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये जानवरों से इंसानों तक आ जाती हैं। अब ये वुहान चाइना में जो आया है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो सांस लेते हैं, उस सांस की नली जो है नाक से लेके फेफड़ों तक जो है, इसको सांस की पूरी तरह से नली कहा जाता है। और जब ये सांस लेते हैं तो ये नाक के अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स हैं। इसके ऊपर जो है ये नाक का पानी आता है और ये पानी हल्क में जाता है। हमेशा ये कुदरती निज़ाम ये है कि कोई चीज़ नाक में आ जाए तो वो सीधा हल्क तक पहुंचती है। उसी तरह से अगर कोई बलगम फेफड़ों के अंदर रहे तो ये हल्क तक आ जाता है खांसी के ज़रिए और म्यूकोसिलरी मैकेनिज़्म के ज़रिए। तो अब ये कोरोना, जब अगर हम सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जिसमें कोरोना है, तो वो 90% नाक के ज़रिए जाता है। आँख के ज़रिए भी जाएगा तो आँख का जो एक छोटा ट्यूब होता है वो नाक में ही खुलता है, और मुंह के ज़रिए हम अक्सर सांस कम लेते हैं, लेकिन मुंह के ज़रिए भी जा सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नाक के ज़रिए कोरोना वायरस एक बार नाक के अंदर चला जाए तो वो नाक के पानी में नहीं, सीधे सेल्स में चले जाता है। कोरोना वायरस के पास स्पाइक्स होती हैं, जैसे कि कीस की तरह स्पाइक्स। ये स्पाइक्स जो है ये नाक के अंदर के छोटे एपिथेलियल सेल के एस रिसेप्टर में जाके लग जाती हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर कोरोना चला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग गर्म पानी से नाक साफ़ करना चाहते हैं या गरारे करना चाहते हैं, तो ये कोरोना नाक के बाहरी हिस्से में नहीं है, सेल के बिल्कुल अंदर जा रहा है। और अंदर जाके वो क्या करता है कि सेल के राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, ये सब का इस्तेमाल करके खुद के प्रोजेनिस बनाता है, जिससे 1 या 2 दिनों के अंदर ही कई सारे वायरस एक छोटे सेल्स में हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो वायरस बाहर निकलते हैं, या तो सेल को तोड़ के निकलते हैं या एक्सोसाइटिस की वजह से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद फिर दूसरी जगह इन्फेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करो कि सबसे पहले नाक के अंदर चला गया, नाक के सेल्स में पूरा वो हो गया, फिर उसके बाद और कई सारे वायरस बन गए, फिर वो नाक के पीछे के हिस्से में चला जाता है, फिर उसके बाद वो हल्क के हिस्से में जाता है, फिर उसके बाद जो है सांस फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स या सरफेक्टेंट सेल्स, जिसकी वजह से हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स ठीक से फुली हुई रहती हैं, उस सेल्स को ही जाके अटैक करता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब ये कोरोना वायरस शुरुआत में जब आता है नाक के ज़रिए, तो हमको मामूली सा ज़ुकाम के जैसे या नाक बंद, या कुछ लोगों को सांस नहीं आने की जैसी तकलीफ़ें होती हैं। फिर जब ये वायरस हल्क के अंदर जाता है तो थोड़ा बहुत गले में खराश के जैसा होता है। फिर उसके बाद जब ये धीरे से जब अंदर जाता है, सरफेक्टेंट्स में जाता है, तो सबसे पहले ये सांस लेने की नली और उसका जो सबसे आखिरी हिस्सा जहाँ पे हमारा सांस खून में मिलता है, इसको बोलते हैं अल्वेओलार गैस एक्सचेंज, वहाँ पे अटैक नहीं करता है, उसके पीछे के हिस्से में इंटरस्टिशियम में अटैक करता है। इसीलिए जब यहाँ पे अटैक करके इरिटेशन होता है तो हमको सूखी खांसी हो जाती है। सूखी खांसी का मतलब क्या है कि वायरस ऑलरेडी लंग्स में है और हमको इरिटेट कर रहा है,
और कभी-कभी जो है थोड़ा साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जिस किसी को भी सूखी खाँसी और साँस लेने में तकलीफ़ हो, तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये बहुत ऐसे ही बढ़ते जाता है, तो धीरे से जो है वो जो खून की नलियाँ जो होती हैं, उनमें छोटे से माइक्रो गैप आके खून की वजह से पानी आना शुरू हो जाता है फेफड़ों के अंदर। और जब ये निमोनिया हो जाता है, जब ये निमोनिया होता है तो खाँसी के साथ बलगम भी आता है, साँस लेने में भी तकलीफ़ होती है। और कई जगह क्या होता है, वो जगह ही जब ख़त्म हो गई जहाँ से हमारी साँस खून में जा रही है, तो आदमी को साँस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। जब हमारी साँस हवा फेफड़ों तक जा रही हो लेकिन वो खून में नहीं जा रही है, तो हम इसको ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और फिर बाज़ लोगों को क्या होता है, इससे ज़्यादा जब तकलीफ़ जब हो जाती है, तो उनको सेप्टिक शॉक हो जाता है और मौत भी हो जाती है। सेप्टिक शॉक यानी क्या होता है कि बुखार के साथ-साथ बीपी कम हो जाता है और एक ऑलरेडी फेफड़े तो कमज़ोर हो रहे हैं, उसके साथ हार्ट, किडनी जैसे 2 या 3 ऑर्गन्स भी ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि कई लोगों को जब ये कोविड आता है तो कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों को माइल्ड ज़ुकाम के जैसा हो सकता है, वो 80% लोगों को होता है। और 10 से 15% लोगों को कुछ तकलीफ़ होती है और इलाज से ठीक हो जाते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनको अगर इलाज नहीं किया और उनको साथ में उम्र ज़्यादा है, बीपी है, शुगर है और हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर बदकिस्मती से इंतकाल भी हो सकता है। तो हमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि कोरोना, अगर आप समझ लें कि आपको कोरोना है, मगर आपकी सिम्पटम्स और आपको जो कुछ भी हो रहा है, ये नाक से लेके सिर्फ़ हलक तक है। कुछ भी सिम्पटम्स हो रहे हों, आपको माइल्ड डिसीज़ है, आपको सेफ़ है, अगर आप हॉस्पिटल भी नहीं जाएँ चलेगा। लेकिन कोई सिम्पटम्स समझ लीजिए हल्क से नीचे, जैसे कि खाँसी या साँस फूलना, ऐसा कुछ हुआ तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और क्या-क्या इलाज करना है जिससे। सबसे पहला सिम्पटम जो होता है, कई लोगों को जो है बुखार और बॉडी पेन शुरू हो जाता है। अगर आपको बुखार और बॉडी पेन हो गया, और ये देखिए कोरोना में एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर किसी को कोविड पॉज़िटिव और कोई सिम्पटम नहीं है, तो इनको बोलते हैं जो है एसिम्प्टोमेटिक कोविड। अगर किसी को कोविड पॉज़िटिव है और माइल्ड सिम्पटम जैसे ज़ुकाम और गला दर्द है, तो ये माइल्ड कोविड हो गया। मॉडरेट मतलब क्या है कि उसको साँस लेने में तकलीफ़ है लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये मॉडरेट है। सीवियर मतलब ऑक्सीजन से ही वो रह सकता है, वो सीवियर है। और जो है ARDS मतलब जब तक कि आप ऑक्सीजन सपोर्ट जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेशन के ज़रिए नहीं देंगे, तो ये मौत हो सकती है और ये जो है क्रिटिकल स्टेज हो गया। तो इलाज कैसे करना है? अगर किसी को बुखार आता है और बॉडी पेन आता है, तो सिंपल पैरासिटामॉल यानी क्रोसिन या पेनाडोल ले लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बॉडी पेन अगर इससे भी कम नहीं होती है, तो डाइक्लोफिनेक या ब्रूफेन भी ले सकते हैं। कई लोगों को ये अफ़वाह है कि ब्रूफेन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइंस अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी दूसरा सिम्पटम, कुछ लोगों को सूंघने की ताकत चली जाती है, स्मेल ही नहीं आता, टेस्ट भी नहीं आता। उनके लिए ख़ास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ विटामिन ए, विटामिन सी लेना है और फ़िश ऑयल्स या ओमेगा फैटी एसिड्स ले सकते हैं। कुछ लोगों को गले में ख़राश होती है, गले में ख़राश के लोग या बीटाडीन स्प्रे का इस्तेमाल करें या फिर गर्म पानी नाक में गरारे कर लें। और कुछ लोगों को नाक बंद होती है, तो नाक जब बंद होती है तो आप नॉर्मल सलाइन या फिर ओट्रिन स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए वो स्टफ़ी नोज़ चला जाएगा इंशाल्लाह। और कुछ लोगों को फिर इसके साथ-साथ ये ड्राई सूखी खांसी होना शुरू हो जाती है। ड्राई सूखी खांसी का मतलब क्या है? ये सीरियस मसला है, ये नॉन सीरियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लंग्स अफेक्ट हो गए हैं और ये एटिपिकल निमोनिया कर रहा है। तो फौरी एक बार डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए
और उसके लिए जनरली हम लोग देते हैं मिथारफान कफ सिरप, यानी इंडिया में आस्कोरिल डी के नाम से मिल जाती है और यहाँ पे डेक्स्ट्रोकफ के नाम से मिल जाती है। वो सूखी खांसी के लिए लेते हैं हम लोग। अगर सूखी खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा है तो फौरी चेकअप करना है, एक्सरे करना है और सीटी स्कैन करना है, या कोई एक चीज़ करते हैं। अगर एक्सरे में बहुत ल्यूजेंस या निमोनिया आ रहा है, फौरी एडमिट होके इलाज करना पड़ता है। अगर निमोनिया नहीं है तो इंशाल्लाह होम ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है देखते हैं। अगर कुछ लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और उनको खांसी वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ी सांस में तकलीफ़ है, तो मेरी एडवाइस ये है कि मेरा मशवरा है, आप एक छोटे स्टेपलर के जैसा एक पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है मार्केट में इंडिया के 3000 रुपये में, और यहाँ पे 100-200 रियाल में मिल जाता है। वो लेके घर में रख लें आप और ख़ुद टेस्ट कर लें। अगर उसके अंदर SpO2 94 के ऊपर दिखाता है तो डरने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप इलाज से ठीक हो जाएंगे। अगर SpO2 94 से कम है तो फौरी इलाज की ज़रूरत है। फिर और जब फूलने लगती है और बुखार कम ही नहीं हो रहा है तो फौरी हॉस्पिटल में एडमिट होना है। फौरी हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद वो लोग कुछ ब्लड चेकअप करते हैं, जिसमें कि जैसे कि नॉर्मल CBC, ESR, CRP हुआ, उसके साथ D डाइमर और कुछ टेस्ट, जिसके अंदर अगर समझ लीजिए कि जिनकी उम्र ज़्यादा है और उनका D डाइमर, CRP ज़्यादा अगर है तो उनको एडमिट होकर ही इलाज करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल है तो फिर होम ट्रीटमेंट, होम क्वारंटाइन के साथ भी इलाज हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन के बारे में। अब पेशेंट के एडमिट होने के बाद शुरुआत में हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर वाला ऑक्सीजन लगाते हैं। कई लोगों को इससे ही ठीक हो जाता है, मगर कोरोना में कब नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है या कब स्पेशल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये कोई नहीं बोल सकता। कभी कभी 1-2 घंटे में जो है सांस की तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कई लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख के इलाज करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल जाने के लिए हमेशा तैयार हैं तभी ये ट्राई करें, वरना तो ये ट्राई ही ना करें। फिर उसके बाद एडमिट होने के बाद जब ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल नहीं हो रहा नॉर्मल ऑक्सीजन से, तो फिर उसको ICU में रख के हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। इसका मतलब क्या है कि एक हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन की एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ लगा के उसको नाक के ज़रिए देते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, ये उसका पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर से अंदर जा रहे हैं ताकि आप एफर्ट नहीं करेंगे फिर भी ये लंग्स तक पहुंचेगा। अगर कुछ लोग ये टॉलरेट नहीं करते हैं तो एक दूसरा मास्क भी आता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का, वो बड़ा सा ऑक्सीजन का मास्क होता है, इसमें भी पॉजिटिव प्रेशर के ज़रिए ऑक्सीजन भेजते हैं। कुछ लोगों को इससे भी अगर कितनी देर तक देखना है ये हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल हो रहा है या नहीं, आप 1 से 2 घंटे तक ये लगा के देखिए, सैचुरेशन बिल्कुल 100% या 98 के ऊपर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं हम लोग। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि मुंह के अंदर से एक ट्यूब ब्रोंकाई तक लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं और वो मशीन अब आपको ऑक्सीजन पहुंचाएगी। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आना है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के बाद भी अगर समझ लीजिए कि पेशेंट को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, मतलब आप ऑक्सीजन लंग्स के अंदर डाल रहे हैं लेकिन वो खून तक अगर नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए फिर अलग सा इलाज की ज़रूरत होती है। चंद केसेस में मैंने जब ये बताया कि जब ये सेप्टिक शॉक होता है या साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, इसमें क्या होता है कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, उसके साथ उसका BP भी कम हो रहा है और ऑर्गन्स फेलियर भी हो रहे हैं, लंग्स या किडनी ये चीज़। ऐसे में भी इसका भी इलाज है मेरे दोस्तों। और कई बार जब ये साइटोकाइन स्टॉर्म होता है तो हम लोग ये स्टीरॉयड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन और टोसिलिजुमाब के ट्रीटमेंट से ICU में रख के पेशेंट को इलाज
कर चुके हैं और उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। और ऐसे स्टेज के लोग वो लोग हैं जो आईसीयू में एडमिट होने वाले वो लोग हैं, वो लोगों को ये दूसरी वाली वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कोई भी बेकार सी दूसरे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों का दावा ये होता है कि ये लेने के बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो गया, नहीं होता है मेरे दोस्तों। जिनके लंग्स फेल हो रहे होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड ख़ास इलाज की ज़रूरत होती है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब ये बीपी लो हो रहा है तो बीपी को नॉर्मल भी करते हैं। और एक चीज़ सबको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी ग्लूकोज़ चढ़वाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिससे क्या होता है, हार्ट पे और लंग पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजनेशन में और तकलीफ़ होती है। तो समरी में मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मोटा-मोटी कि अगर आपको कोरोना हो गया है और आपके सिम्पटम्स नाक से लेके सिर्फ़ गले तक ही है, तो आप घर के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएँगे। अगर आपको थोड़ी साँस में तकलीफ़ और ड्राई कफ़ अगर है, तो मेरा मशवरा है कि डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन के ज़रिए आप कॉन्टैक्ट में रहिए और वो जो इलाज बोलता है तो वो ले लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपकी साँस में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है और आप पल्स ऑक्सीमीटर देख रहे हैं, जिसके अंदर 94 से कम हो रहा है, या फिर कोविड पॉज़िटिव है और जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको बीपी, शुगर, हार्ट वगैरह पहले से ही है, तो फ़ौरी हॉस्पिटल को जाके शरीक होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए। और अगर बुखार कम नहीं हो रही है और कोविड पॉज़िटिव है और आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं ली, तो उसके बाद शायद ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की और दूसरी चीज़ों की। उसके लिए आप डॉक्टर को जाना पड़ेगा। कब एडमिशन करना है? जब अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही है या फिर किसी की उम्र ज़्यादा है और ब्लड चेकअप करने के बाद सारे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको ज़रूरी एडमिशन करके ही इलाज करना है। ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये वीडियो देखने